हेलो एवरीवन एंड माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्ता स्पेशल बायो मेलोडी। तो लास्ट टाइम हमने देखा सेल के बारे में, डिस्कवरी देखी एंड सेल थ्योरी भी देखी, मॉडर्न सेल थ्योरी। अब हम देखने वाले हैं कौन सी सेल स्मॉलेस्ट होती है, कौन सी लार्जेस्ट है और कौन से फैक्टर है जो सेल के साइज को डिटरमाइन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट सेल। ओके, तो स्मॉलेस्ट सेल जो है, स्मॉलेस्ट सेल वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। ओके, तो ये जो माइकोप्लाज्मा है इसे PPLO भी कहा जाता है। PPLO माने प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसे कहा जाता है बिकॉज दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉजेस न्यूमोनिया। ओके, तो अगर इसकी कैरेक्टर की बात करें तो दिस बैक्टीरिया स्मॉलर और दिस ऑर्गेनिज्म स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो दिस टाइप ऑफ जो सेल होती है वो बैक्टीरिया से भी स्मॉल होती है। तो हम ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बैक्टीरिया भी एक प्रकार का सेल ही है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, इसमें होती नहीं है। इसके वजह से हम इसे स्मॉलर देन बैक्टीरिया बोलते हैं। क्योंकि अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे तो देखो, अगर ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सेल है और इसके जो कवरिंग है तो ऐसा रहता है, वहाँ पे जो आउटर कवरिंग सेल वॉल से बना होता है, लेकिन इसमें सेल वॉल होती नहीं है, तो से विदाउट सेल वॉल। तो ये है एक कैरेक्टर इसमें है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? दिस टाइप ऑफ सेल विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। समझ में आया? नेक्स्ट, इसका जो साइज है, साइज की बात करें सेल की तो 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर तक की इसकी साइज है। समझ में आ रहा है? तो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। ओके, तो इसको और भी हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ सेल प्लेस्ड बिटवीन वायरसेस एंड बैक्टीरिया। तो इसे हम प्लेस्ड इन और प्लेस्ड बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एंड वायरस के बीच में जो है वो उसको बोलेंगे हम ये न्यूमोनिया, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि वायरस, अगर वायरस की बात करें तो वायरस जो होता है बहुत, इसमें तो इसको सेल नहीं कहते हम, क्योंकि वायरस में सिर्फ प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर DNA और RNA होता है, तो इसको सेल नहीं कह सकते क्योंकि उसमें कुछ कौन सा भी अनदर पार्ट होता नहीं है। और बैक्टीरिया इसमें, अब प्रोकैरियोट की अगर बात करें तो सेल, अगर एक सिंगल सेल भी रहेगी तो सिंगल सेल में सेल वॉल और साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेलुलर मटेरियल होता है, लेकिन इसमें सेल वॉल होती नहीं है। तो इसको कहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं? तो कहाँ पे? वायरस और बैक्टीरिया के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए वजह से उसे भी प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स हम बोलते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखो, स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो है लार्जेस्ट सेल। ओके, तो लार्जेस्ट सेल जो है, लार्जेस्ट सेल जिसे हम कहते हैं एन ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, जिसे हिंदी में बोलते हैं शुतुरमुर्ग, और शुतुरमुर्ग का एग, और इन मराठी शाहमृग, जैसा शाहमृग। ओके, सो इसका जो एग सेल है और उसका जो एग है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, शुतुरमुर्ग का। तो ये जो ऑस्ट्रिच का एग है वो लार्जेस्ट सेल होती है। ठीक है, लगभग 170 इंटू 135 मिलीमीटर, राइट, इतना उसका साइज होता है। और उसके बाद अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, मैं लॉन्गेस्ट बोल रहा हूँ, इसे देखो, पहले स्मॉलेस्ट देखा, फिर लार्जेस्ट देखा, लार्जेस्ट और उसे बिगेस्ट भी कह सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट माने दूर तक जो होती है उसे लॉन्गेस्ट कहेंगे। लार्ज की बात की, ऐसी लार्ज होती है, जो एक होता है वो लार्ज होता है। तो लॉन्गेस्ट सेल है वो है नर्व सेल। ठीक है ना, नर्व सेल। तो नर्व सेल जो होती है वो लगभग 90 सेंटीमीटर इन लेंथ, 90 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो अगर
अब इसकी बात की जाए, अभी आगे तो हमें नर्वस सिस्टम देखनी है, उसका यूनिट जो है वो भी देखना है। तो ये जो नर्व सेल होती है वो एक प्रकार का यूनिट है नर्वस सिस्टम का, तो ये दूर तक होती है बॉडी में, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा लंबी होती है तो इसकी वजह से इसे लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। तो हमने डिफरेंट टाइप के सेल्स देखे, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। स्मॉलेस्ट होती है माइकोप्लाज्मा, लॉन्गेस्ट होती है ऑस्ट्रिच एग एंड लॉन्गेस्ट होती है नर्व सेल। इसको याद रखना पड़ेगा, इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव के लिए क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स की, कि कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं सेल के साइज को। तो कुछ फैक्टर्स जो सेल के साइज को डिटरमाइन करते हैं, फर्स्ट फैक्टर जिसे कहा जाता है वो है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट फैक्टर, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक, और उसे कर्न प्लाज्मा रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो रेशियो है ये हम देखते हैं, इससे न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म रेशियो इनसाइड द सेल। ओके, तो देखते हैं, अगर हम एग्जांपल ले, ये एक सेल है, ठीक है, और सेल में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट में, और अनदर जो पार्ट रहता है इसका, इसमें होता है साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये जो दिख रहा है इसमें ये है न्यूक्लियस और अनदर पार्ट है साइटोप्लाज्म। तो इसका रेशियो भी डिटरमाइन करता है सेल साइज। और अभी देखो, इसको अच्छे से समझो, ये क्या है। ये जो न्यूक्लियस होता है ये मेन पार्ट है सेल का, जो सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो सेल में चल रही होती है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसके वजह से सेल का पूरा जो वर्क चलता है वो अच्छे से चलता है। अगर ये रेशो ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि मुझे ऐसा बताना है आपको कि अगर साइटोप्लाज्म ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा रहेगा और न्यूक्लियस एक बहुत ही माइन्यूट रहेगा, तो होगा क्या, तो ये जो न्यूक्लियस है, दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ एंटायर साइटोप्लाज्म। वो पूरे साइटोप्लाज्म को, पूरा एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से ये न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का रेशियो सेल ऐसे मेंटेन करती है कि ये न्यूक्लियस पूरे एक्टिविटी को कंट्रोल कर सके। तो ऐसे ही सेल अपने आप को और अपने इनसाइड का जो रेशियो है वो मेंटेन किया जाता है सेल में। तो अगर ये माइन्यूट रहेगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो चल रही होती है, सेल ऑर्गेनेली भी जो बहुत सारे सेल में होते हैं वो सर्टन मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज हम बहुत सारे देखने वाले हैं आगे, तो ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये रेशो सेल का, ये जो एक फैक्टर है जो सेल के साइज को डिटरमाइन करता है और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। ओके, तो ये माइन्यूट नहीं होना चाहिए और ये बढ़ना भी नहीं चाहिए। तो सेल ही ऐसे करती है कि इसको अच्छे से मेंटेन करके रखें, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है वो है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो इसको कैसे समझें, सपोज एक सेल है जो 1 सेंटीमीटर है, पूरे जो उसके साइड्स है सेल के 6 साइड्स हो, सभी सेम है, हाइट हो, विड्थ हो या लेंथ हो, सब सेम है। तो एक एग्जांपल के तौर पर हमें आपको ये समझाऊंगा। अगर यहाँ देखो एक सेल आपको दिख रही है, ठीक है, और ये जो सेल है सब इसका जो है ना वो सेम है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो इसका हाइट होगा 1 सेंटीमीटर, लेंथ भी है 1 सेंटीमीटर, ओके, और इसके साइड्स कितने हैं, 6 साइड्स है टोटल, ठीक है। देख सकते हैं आप, फ्रंट है, बैक साइड है, टॉप बॉटम है और लेफ्ट एंड राइट है। तो 6 साइड्स इसमें है। कितने साइड्स है, 6 साइड्स। तो इसका अगर एरिया निकालना है हमको, तो एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले स्टार्ट करते हैं हम एरिया को। तो एरिया इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, एज यू नो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू 6 साइड्स। साइड, तो हाउ मेनी साइड, 6 साइड है ना,
ठीक है ना। टोटल साइड कितने हैं, ठीक, हाइट भी सेम है, लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है। तो अगर ये सेम ही है तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, 1 × 1 × 6 = 6। तो एरिया कितना आया, 6। अभी उसके बाद हम बात करते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा एरिया और 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो नेक्स्ट हम वो बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम निकालने के लिए फिर से वही बात, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साइड की जगह हम क्या लेंगे, हाइट लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, तो वॉल्यूम निकालते वक्त क्या रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी, 1 × 1 × 1 = 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट, और 1 क्यूब सेंटीमीटर। तो इसका जो रेशो आ गया, ये कितना आ गया, 6:1 और 6:1। तो ये जो रेशो आया है 6:1, ये रेशो एक सेल का आया जिसकी साइज हमने 1 सेंटीमीटर ली थी। कितने ली थी, 1 सेंटीमीटर। अभी हमको क्या करना है, इसकी साइज बढ़ानी है और फिर रेशो देखना है, ठीक है। अब समझो कि ये हमने की 2 सेंटीमीटर, ये भी की 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सब हाइट लेंथ, ठीक है, तो सब क्या हो गया इसका 2 सेंटीमीटर। अब सिर्फ हमें चेंज करनी है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू चेंज करेंगे तो रेशो क्या आएगा, पहले रेशो को आप याद रखो क्या था, 6:1, ठीक है। पहला था 6:1, ठीक है। अभी सब चेंज किया हमने, 2 × 2 × हाउ मेनी साइड, 6 साइड्स। तो टोटल कितने हुए, 2 × 2 4, 4 × 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। देन नेक्स्ट वॉल्यूम, अगेन वही 2 × 2 × हाइट 2, सो 2 × 2 4, 4 × 2 8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो ये जो है ये वैल्यू आ गई। तो ये टोटल कैसा हुआ है, 24:8। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या हो सकता है, 3:1। तो रेशो क्या नजर आ रहा है आपको, कम होते नजर आ रहा है। तो यहां पे एग्जैक्टली क्या है, जब सेल साइज इंक्रीज होता है सो रेशो गोज ऑन डिक्रीज। तो जैसे जैसे सेल साइज इंक्रीज हो रहा है तो रेशो डिक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक समझना होगा, ये देखो ये रेशो आ गया 3:1। तो आप अगर वैल्यू कम करते हो, यानी कि यहाँ पे अगर 3 भी डालते हो आप, तो रेशो कम होते जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है वो, उसका जो रेशो है वो कम होते जाएगा। तो मुझे यही बताना है, जो स्मॉलर सेल होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और वो इफ़िशियंट होते हैं, बहुत इफ़िशियंट होते हैं। तो एक्टिव सेल्स, जो स्मॉलर सेल्स होते हैं वो एक्टिव सेल्स होते हैं और वो ज़्यादा इफ़िशियंट होते हैं। और लार्जर सेल्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होते इतने, जितने स्मॉलर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको ये रेशो की बात में समझ में आई होगी कि ये रेशो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। यानी कि हमको यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा कि अगर लार्ज सेल भी है, अच्छे से याद रखो, लार्ज सेल भी है, तो अगर लार्ज सेल रहेगी और वो पैसिव सेल रहेगी तो ये एक्टिविटी नहीं कर पाएगी। तो इसमें भी एक कंडीशन है लार्जर सेल में कि वो अपने आप को मॉडिफाई करती है। मॉडिफाई यानी हमारे जो सेल में इंटेस्टाइन की लाइनिंग देखें तो वहाँ पे कुछ माइक्रोविलाई सेल होती है जिसमें माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर है सेल में। ये देखो एक अच्छा सा एक अगर इंटेस्टाइन होगा, ये आपको ये समझ में आ रहा होगा ना। तो अगर इंटेस्टाइन होगा तो इंटेस्टाइन में जैसे देखो ये इंटेस्टाइन है और इनर लाइनिंग अगर देखोगे हम इसकी तो ये ऐसे सेल है, ठीक है ना। इसमें कुछ माइक्रोविलाई है, ठीक है। तो इसे हम अगर लार्ज करेंगे तो इसमें क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है। तो कुछ लार्ज सेल जो एक्टिव रहती है, कुछ लार्ज सेल जो एक्टिव रहती है यानी कि वो वर्क करती है इफिशिएंटली, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन होते हैं जैसे ये माइक्रोविलाई, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। बट जो भी हमारी बॉडीज में सेल है, जो भी बॉडीज में सेल है वो सब सेल, स्मॉल जो सेल है वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये बात बहुत ज़रूरी है आपको समझना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो सेल्स हैं वो स्मॉल होते हैं
और मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं जिनका रेशो भी हमको ज़्यादा नज़र आता है। तो ये था सेकेंड आपका जो फैक्टर्स था, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। ठीक है, अब थर्ड फैक्टर, तो थर्ड फैक्टर जो है बहुत ज़रूरी है जानना। थर्ड फैक्टर जिसे हम कह सकते हैं कि वो द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म और द रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो सेल में चल रही जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो, उसके ऊपर भी सेल की साइज डिपेंड होती है, क्योंकि बहुत सारे जो सेल होती है उसके अंदर जो ऑर्गेनेली होती है सम जो कुछ पर्टिकुलर मेटाबॉलिक फंक्शंस करती है। और जैसे कि अगर हम बात करें तो सेल टू सेल भी इंटरेक्शन होते रहते हैं, यानी कि कुछ मटेरियल अंदर आता है, कुछ बाहर जाता है, सेल से बाहर जाता है, कुछ सेल से अंदर आता है, और अंदर आने के बाद रिएक्शंस होते हैं सेल में। तो ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, सेल के अंदर चलने वाले फंक्शंस, वो भी क्या करते हैं उस सेल साइज के ऊपर और सेल साइज को डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो पार्ट है एक्टिविटी का, ये आगे बहुत है, तो सिर्फ आप इसको समझो ऐसे कि आपको क्या यहाँ पे समझना है कि सेल के साइज पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आगे भी बहुत फैक्टर्स है, जैसे कि और भी फैक्टर जैसे कि ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन एवरी सेल के एवरी पार्ट में जाता है, ठीक है ना, एवरी पार्ट में ऑक्सीजन सेल में जाता है, ये एक फैक्टर है इस पे। तो ये सेट करते हैं सेल की साइज, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमने बहुत सारा यहाँ पे देखा। तो अगर आपको ये समझा हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल के डिफरेंट शेप्स, साइजेस, ओके, और उसके बाद टोटीपोटेंसी क्या है, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस देखेंगे। तब तक के लिए आप बाकी का जो भी हुआ है पहली वीडियो भी देखो और ये भी देखो आपने देखी ही है। तो अगर ये आपको समझी हो तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे क्या है, बेल आइकन। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।